भादों का महीना, काली अंधियारी रात, कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेशर काका अपने घर से दूर घोटे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का घोटा गांव से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उग आते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी तालाब के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में उनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज़ उस भयंकर रात में रमेशर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहमी हुई रमेशर काका की बांस खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से और सट कर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुआंधारे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भाग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेशर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नज़र उनकी बांस खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बांस खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेशर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के प्रकाश में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेशर काका उस प्रकाश में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने धुआंधारे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया ना पाकर वे सुन पड़ गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और ना ही मड़ई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेशर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेशर काका अब तन कर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेशर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेशर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? बताती हूँ मैं तुझे। रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेशर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में, यह मेरा घर है मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया, यहाँ तक कि बाबा ने भी नहीं भगाया। अब पता नहीं क्यों रमेशर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे।
उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं। रमेशर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, तो यह बलेसरा बहन है। अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेशर काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोटा करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओल्हा पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे, इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को ठकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी प्राण निकल चुकी थी। रमेशर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेशर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेशर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अखबार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेशर काका के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेशर काका एक महिला को अखबार में पकड़कर रो रहे हैं। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और उस गढ़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेशर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेशर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस तालाब पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तालाब पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओल्हा पाती खेले तो उसे किसी भूत का को भाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं। हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहाँ तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। उसने कहा कि हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे भूत भी हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करते, बस अपने ही धुन में रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेत में भी हर जातियों के भूत हैं, कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और हम लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बलेसरा और फूट फूट कर रोने लगी।
उसने वहाँ खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस तालाब पर रहते हुए भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूँ। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आगे आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे और उसे इस भूत ही दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद बलेसरा अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगवाए और दूसरे दिन सुबह कुछ पूजा पाठ किए। कहा जाता है कि अब बलेसरा को मुक्ति मिल गई है। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।